हो चुका है। अब करीब 3-4 हफ्ते के ब्रेक में हम लोग भारत का जो बजट है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वो आत्मनिर्भरता का बजट है, उसको हम लोग उसकी महीनता से हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और जब 14 मार्च को फिर सत्र चालू होगा तो इस पे लंबी चर्चाएं होंगी, लंबी इस पे बातचीत होगी सदन में। पूरे देश में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये बजट का समय है। भारत में जो हम लोगों की केंद्र की सरकार है वो तो कर ही रही है इस पे चर्चा, जैसे मैंने आपको भी बताया। लेकिन अब झारखंड में भी बजट सत्र चालू होने वाला है, और क्योंकि झारखंड में बजट सत्र का भी समय आ गया है, ये एक समय होता है वर्ष में जब जनता सरकार से जवाबदेही मांगती है और जवाब पूछना चाहती है सरकार से कि आपने वित्तीय परिस्थितियों को, आर्थिक स्थिति को आपने कैसे संभाला है, विकास के काम कैसे हुए हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता के द्वारा हमारी प्रयास, हम एक आईना उठाएं झारखंड सरकार पे। जैसे देश में बहुत महीनता से, बहुत गहराई से भारत के बजट को देखा जाता है, वैसे जरूरी है कि हम लोग झारखंड की भी बजट को और झारखंड की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं इनको भी हम लोग बड़ी बारीकी से देखें। और आज उसी के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। मैं कुछ आपके समक्ष में रखना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ बड़े डिटेल में हम लोगों ने इसको तैयार किया है। ये जो है विस्तृत रूप से आपको पेश किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग जरूर कुछ ना कुछ प्रश्नों का सवाल। आगे भी आप लोगों को अगर इस विषय पे और कोई लंबी चर्चा करनी हो तो आप बताएं और हम लोग ये चर्चा अवश्य करेंगे। जो हम लोगों की बातें हैं आज, उन्हें मैं आरंभ करना चाहता हूं एक विशेष संदेश के साथ। और वो विशेष और महत्वपूर्ण संदेश हमारी जनता, झारखंड की जनता के लिए ये है: अपार साधन अयोग्य सरकार। अपार साधन अयोग्य सरकार, यानी कि आप जब सरकार के बयान देखें, सरकार की बातें सुने, तो सरकार निरंतर यही कहती है कि हमारे पास साधन नहीं है, केंद्र सरकार से हमें साधन नहीं मिल रहे हैं, या पिछली सरकार ने हम लोगों पे ऐसा बोझ डाल दिया है कि हम लोग विकास के कार्य कर नहीं सक पा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग इसका खारिज करते हैं, और आज आंकड़ों के आधार पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस सरकार के पास साधन की कोई कमी नहीं है, अपार साधन है विकास के कार्य करने के लिए। देखिए, झारखंड सरकार इस वर्ष, ये जो वित्तीय वर्ष 2022 का जो चल रहा है, इसमें सरकार के जो बजट है उसका 91,277 करोड़ का बजट है। 91,277 करोड़ का बजट है, जिसमें करीब 40,000 करोड़, इस 91,000 का जो बजट है, 91,000 करोड़ का जो बजट है, इसमें से 40,000 करोड़ तो आपको केंद्र सरकार दे रही है। और अगर हम पिछले वर्ष का अगर हम तुलना करें, तब हमें नजर आता है कि करीब 20% बढ़ा है इन लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा योगदान। यानी पिछले वित्तीय वर्ष फिस्कल 21 जिसको कहते हैं, फिस्कल 21 में हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को 33,000 करोड़ दिए थे। ये हम लोगों का योगदान था। अब इस वित्तीय वर्ष में जो चल रहा है, जो मार्च 31 को खत्म होगा, इसमें हम लोगों ने 40,000 करोड़ हम लोगों ने राज्य सरकार को दिया। ये वृद्धि 20% की है। तो इसलिए कहना कि केंद्र की तरफ से हम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम लोगों को योगदान नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग खारिज करते हैं। दूसरा, कुल मिलाकर आज, और इस पे बहुत विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को आंकड़े दूंगा, कुल मिलाकर आज तक डीएमएफटी के द्वारा, यानी खनिज मद के द्वारा, करीब 7,000 करोड़ राज्य सरकार को मिले हैं। कई जिलों में ये पैसे आए, हजारीबाग, रामगढ़ में बड़े पैमाने पे ये पैसे आए, लेकिन इनका भी दुरुपयोग हो रहा है, इन पे भी खर्चा नहीं हो रहा है, इनका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहां भी आपको एक राजस्व का एक स्रोत है, और वो है डीएमएफटी, उसका भी आज के समय दुरुपयोग हो रहा है। और तीसरा, अभी जो बजट जिसकी घोषणा हुई है, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों को 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्यों को कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो आप
50 वर्ष आप ले सकते हैं इसको वापस देने के लिए, और आपको इसमें कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये ब्याज मुक्त आपको 1 लाख करोड़ तक का हम लोग साधन देने को तैयार हैं। यानी कि ये जो अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है, इसमें मैं साफ साफ झारखंड सरकार से पूछना चाहूंगा, आप बजट की तैयारी कर रहे हैं, रामेश्वर उरांव जी माननीय वित्त मंत्री हैं झारखंड के, मैं उरांव जी से और हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहूंगा कि के द्वारा आपको 1 लाख करोड़ का प्रावधान है, आप इसका सदुपयोग कैसे करिएगा। और ये सदुपयोग अभी तक तो साथियों नहीं हो पाया। विकास के काम आज के समय झारखंड पे ठप पड़े हैं, और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अभी जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, और इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लंबा हम लोगों को समझाया है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे प्राथमिकता दी गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश। जब हम सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, या हम लोग किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान करते हैं, ये सब निवेश होते हैं। और जब निवेश होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तब हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत जबरदस्त योगदान मिलता है। यानी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो 1 रुपए का 3 गुना होता है। अगर आप 1 रुपए एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में लोगों के तनख्वाह वगैरह में दे दें तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में 1 रुपए का होता है। लेकिन जब आप निवेश करते हैं, आप एक सड़क बनाते हैं, एक पुल बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, तो वो 1 रुपए का प्रभाव, 1 रुपए का प्रभाव सिर्फ 1 रुपए नहीं होता है, वो बढ़ते बढ़ते 3 रुपए का उसका प्रभाव होता है। ये इकोनॉमिक मल्टीप्लायर कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है। लेकिन दुखद बात कि इस सरकार में जो उनका पहला बजट था और दूसरा बजट है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करते किया जा रहा है, जब और राज्यों में और भारत सरकार में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने लगे हैं हम लोग। और जहां हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो 19-20% खर्च कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सिर्फ 17% खर्च कर रहे हैं। और 2% बहुत होता है। जब 90,000 करोड़ का आपका बजट है तो 2% का महत्व हुआ, यानी कि 1800 करोड़। 1800 करोड़ में बहुत कुछ काम हो सकता है। अभी हम भदानी नगर में थे, जो हम लोगों का एक क्षेत्र है रामगढ़ में, वहां मुतकम्मा चौक से लेकर टोल प्लाजा तक एक सड़क बनानी है, जो बहुत वर्षों से अभी तक हम लोगों पास कराते रहे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में झारखंड सरकार ने इसको अभी तक किया नहीं। वो 100 करोड़ की सड़क है। वो 100 करोड़ की सड़क बन जाएगी। जो मैंने कहा कि हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वो 100 करोड़ की अगर सड़क बनेगी तो जनता को इतना लाभ होगा, यातायात को और लोगों के बिजनेस में, लोगों के व्यापार में इतना फायदा होगा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जब सड़कें नहीं बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो हम लोगों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा, इसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर नहीं दिखेगा। और साथ साथ अगर हम लोग आंकड़े देखें कि जो सामाजिक कल्याण में हम लोगों को खर्चा करना हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, जिसमें हम लोग आज के समय, आप सब झारखंड सरकार स्वास्थ्य के विषय में कितने पीछे है। स्वास्थ्य में आज हम लोग 19 जो बड़े राज्यों में हैं उनमें से हम 13वीं स्थान पे हैं। स्वास्थ्य में 19 बड़े राज्यों में झारखंड आज के समय 13वीं स्थान में है, क्योंकि स्वास्थ्य पे कोई निवेश नहीं हो रहा है। महिला और बाल विकास की अगर हम बात करें, वहां केंद्र सरकार से 75,000 करोड़ दिया गया था, अभी तक राज्य सरकार ने सिर्फ 22 करोड़ इसका खर्चा किया है इस वित्तीय वर्ष में। कृषि क्षेत्र में अगर मैं आपको उसको बारे में बताऊं कि जहां राज्य सरकार को केंद्र सरकार से वो पैसे खर्च हो ही नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण विकास में, मनरेगा में जो आपको 900 करोड़ मिले हैं, उसमें से जो ऑडिट हुआ है पता चला है कि 75% इस 900 करोड़ में इसमें ढांडलेबाजी हुई है। पेयजल और स्वच्छता में जहां खर्चा होना है, ये सब आंकड़े आपको मैं दूंगा, आप नजर अगर आप देखें कि ये सब जो सामाजिक कल्याण के जो क्षेत्र हैं, इन सब जगह जो सही खर्चा होना चाहिए वो खर्चा नहीं हो रहा। अंत में मैं आपको बिजली के बारे में बताना चाहता हूं। जो डीवीसी कमांड एरिया में जो हमारे जो जिले हैं, उनको 2 महीने ऐसे त्रस्त किया गया क्योंकि बिजली का जो बकाया था वो दिया ही नहीं गया। हजारों करोड़ का बकाया है जो ये सरकार डीवीसी को नहीं दे रही है, और डीवीसी का फिर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग 2-2.5 महीने एकदम अंधकार में रहें। और जो सब इस राज्य के नेता हैं और मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं और क्षेत्र को अंधेरे में डुबा रहे हैं।
ये हालत आई हुई है क्योंकि आपके पास अपार साधन है, तब भी आप डीवीसी को बकाया देने को तैयार नहीं है। डीवीसी को बकाया नहीं देते हैं, डीवीसी को कोयला खरीदने की क्षमता नहीं होती है, बिजली का सप्लाई नहीं होता है। अब आप सोचिए, ना उद्योग चल सकता है, ना स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा सकती हैं, ना शिक्षा को हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अंधकाल में रह रहे हैं, हम अंधेरे में रह रहे हैं, क्योंकि जो आपको वित्तीय, जो आपको सही तरीके से आपको संभालना चाहिए, आप नहीं संभाल रहे हैं। ये कुप्रबंधन के कारण आर्थिक व्यवस्था जो है और सबकी हालात जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक मैं आप लोगों को खास मैं बात डीएमएफटी के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि डीएमएफटी में कोई पारदर्शिता आज के समय झारखंड सरकार में नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। हम जब सब राज्यों को देखें, पूरे देश में देखें, तो आज नंबर 2 स्थान पे झारखंड है। झारखंड नंबर 2 स्थान पे है। हम लोगों से ज्यादा सिर्फ ओडिशा को पैसे मिलते हैं। और ये सब जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, ये आपको राज्य सरकार नहीं दे रही है। ये आंकड़े हमने सदन में प्रश्न पूछकर मुझे ये आंकड़े मिले हैं, मुझे ये सब जानकारी मिली है। लेकिन आप राज्य सरकार से बोलिए कि आप पारदर्शिता से बताइए कि जो 7,000 करोड़ आपको मिले हैं डीएमएफटी के द्वारा, उसका खर्चा कैसे हुआ है। हर जिले में इसको पारदर्शिता के साथ इसको दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े, ये जो मामला है, इसमें कोई किसी की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैंने सदन में प्रश्न पूछकर ये आंकड़े में लाया हूं, मैं बता दूं आपको कि आज के समय ये जनवरी 2021 तक, यानी कि 1 साल पहले के आंकड़े हैं जो हम लोगों को लोकसभा से मिले हैं, उसमें झारखंड सरकार को 6,533 करोड़ मिले हैं। इससे ज्यादा सिर्फ ओडिशा को मिले हैं, जिनको करीब 12,000 करोड़ मिले। छत्तीसगढ़ भी हमसे पीछे है। यानी कि डीएमएफटी के जो करीब 7,000 करोड़ हम लोगों को मिले हैं, वो देश में हम लोगों को नंबर 2 स्थान पे ले जाते हैं। और अगर अब हम देखें डीएमएफटी के, अगर हम पैसे देखें कि हमारे हर जिले में किसको कितना मिला है, तो धनबाद को सबसे ज्यादा मिला है, 1,600 करोड़ मिला है। उसके बाद रामगढ़ को मिला है। रामगढ़ छोटा जिला है, लेकिन रामगढ़ को करीब 750 करोड़ मिल चुके हैं। अभी इन आंकड़ों का मैंने मुआयना किया है। अब रामगढ़ को करीब 900 करोड़ डीएमएफटी के द्वारा मिल गए। लेकिन यहां भी प्रशासन कोई अधिकारी पारदर्शिता से हमें नहीं बता सकते हैं कि खर्चा कहां हुआ है, उसका सही तरीके थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप देख लेंगे, ये सब डेटा मैं आपको दे रहा हूं, सब आंकड़े आपको दे रहा हूं कि कितने हमारे जिलों में गए हैं। इन पैसे का हिसाब जनता मांग रही है। बजट अभी माननीय वित्त मंत्री जी श्री रामेश्वर उरांव जी इसको प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आप डीएमएफटी का हिसाब दे सकते हैं, आप डीएमएफटी में थर्ड पार्टी ऑडिट करा सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि ये जो जनता का पैसा था, जो प्रभावित क्षेत्र है हमारे खनन के प्रभावित क्षेत्र में, उनमें इसका सदुपयोग हुआ है। और जो लोगों को, चाहे सामाजिक कल्याण का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, मैंने आपको मतकम्मा चौक की बात की, ऐसे बहुत सारे अनेकों सड़कें हैं हम लोगों के प्रभावित क्षेत्रों में जिसको नहीं बनाया जा रहा है। कोल की ट्रैफिक हो रही है, कोयले की चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता जो है त्रस्त हो रही है, डीएमएफटी का दुरुपयोग हो रहा है। और जो 51,000 करोड़ 91,000 करोड़ का जो बजट है, इस बजट का भी कोई हम लोगों को जवाबदेही नहीं मिल रही है। और फिर यही बरगलाया जा रहा है जनता को, बोल साधन नहीं है। मैंने आपको पूरा हिसाब दिया है, मैंने आपको एकदम पारदर्शी तरीके से, आपको साफ तरीके से समझाया है कि सरकार के पास अपार साधन है, लेकिन सरकार अयोग्य है, इन साधन का खर्चा ठीक तरीके से नहीं कर सकती है, फंड्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं। ये सब आपके सामने मैं प्रस्तुत करके आपको दूंगा। और हम लोगों को, अब पूरी जनता को, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक जिम्मेवार विपक्ष की पार्टी है, हम लोग इन सब आंकड़ों को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि जब आपके पास अपार साधन है तो विकास के काम आज के समय क्यों ठप हैं। और अगर खर्चे भी हो रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्चा इतना क्यों हो रहा है। और सब राज्यों से अगर हम लोग देखें तो हमारी तुलना में हम लोग सबसे पीछे हैं। विकास के काम में जिसमें प्राथमिकता देनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे प्राथमिकता देनी है, उसमें हम लोग सबसे पीछे हैं। तो सरकार की ये जो नीतियां हैं, ये बिल्कुल अयोग्यता दर्शाती हैं और जनता को त्रस्त की हुई हैं। ये हम लोगों का कहना है। इन सब आंकड़ों को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जनता को जाकर ये सब बातें उजागर हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग की जिम्मेवारी है और ये हम लोग करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछें। सर, अभी बजट हो गया, तो दूसरे संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि अभी बरही में जो कांड हुआ, जो आपके संसदीय क्षेत्र में भी आता है, बाल संरक्षण आयोग की टीम आई थी और उसने इसको मॉब लिंचिंग घोषित कर दिया, लेकिन न तो राज्य सरकार न ही जिला प्रशासन इस पर कुछ बोल रही है।
बरही के मामले में हम लोगों ने कई बार अपनी बातें सबके सामने रखी हैं। हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो न्याय मिलना चाहिए बेचारे रुपेश पांडे जी को और उनके परिवार को, ये न्याय राज्य सरकार नहीं दे रही है। फजूल में जो लोकतंत्रांत्रिक हमारे अधिकार हैं इनको एकदम नष्ट किया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री दीपक प्रकाश जी जा रहे थे बरही, उनके साथ मैं भी था। हम लोगों को रोका गया, हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जहां असली हत्या हुई है वहां न्याय उस परिवार को और उस बेचारे लड़के को नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति है और ये दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था तो वैसे ही चरमरा गई है, लेकिन उससे और भी बहुत ज्यादा चरमराई हुई हम लोगों की विधि व्यवस्था है। सर ये आज हम लोग आर्थिक विषय पे चर्चा कर रहे हैं। भाषा के मामले में और भी हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे। आज आर्थिक विषयों पे बातचीत की जाए। वो महामहिम का वो रिपोर्ट है, उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं दे सकते। डीएमएफटी की चर्चा आप करते हैं कि यह भी चर्चा होनी चाहिए कि रॉयल्टी बाकी है राज्य सरकार की खनन कंपनी पर, तो क्या वो देना चाहिए? लगातार इस बात की प्रेशर आती है कि हमारा पैसा आप नहीं दे रहे, केंद्र नहीं दे रहे। देखिए, ये सब लोगों को बरगलाने के तरीके हैं। मैंने आपको स्पष्ट बताया कि जहां पिछले वर्ष 33,000 करोड़ केंद्र सरकार दे रही थी, इस वर्ष करीब 40,000 करोड़ दे रही है। 7,000 करोड़ अतिरिक्त आपको इस बार मिला है। 20% की वृद्धि हुई है। साथ साथ डीएमएफटी के पैसे जो हैं आप देख लीजिएगा, इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। किसी भी विभाग में अगर आप देखेंगे तो वहां पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ना अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें ना पारदर्शी तरीके से आप बताए हैं कि कहां आपका खर्चा हुआ है। तो ये सब हिसाब तो हो। आप जनता को बरगलाने के लिए आप सिर्फ साधन की बात करते हैं। साधन की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर हम लोगों की सरकार होती तो हम लोग पूरी तरीके से इसका सदुपयोग करते, जनता को विकास नजर आता जो पहले नजर आया है, और हम लोग आपको करके दिखाते कि कैसे विकास किया जाता है, डबल इंजन की सरकार कैसे चलती है। लेकिन ये सरकार है, ये बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है। किस दिशा में चल रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सरकार जो है, विधि व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वो सरकार इसी दिशा में चल रही है जहां विकास की राजनीति करनी चाहिए, ये सरकार विनाश की राजनीति कर रही है। सही तरीके से नहीं मिल पाती है। मैं वित्त समिति का अध्यक्ष हूं। भारत के सदन में वित्त समिति का मैं अध्यक्ष हूं। लोकसभा के भी सदस्य हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हैं। और मैं आपको बता दूं, इस विषय पे लंबी चर्चा हुई है। झारखंड एक राज्य है, हमारे देश में अनेकों राज्य हैं। आज के समय जो जीएसटी का जो देना चाहिए वो पूरी तरीके से दिया जा रहा है। राज्य जो है उनको कॉम्पनसेशन, जो मुआवजा मिलना चाहिए वो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, और बहुत तेजी से उन लोगों को पैसा रिलीज भी किया जा रहा है। तो इसलिए फिर एक बार मैं इसको खारिज करूंगा। मैं कहूंगा कि इसके द्वारा सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है, झारखंड की जनता को बरगलाया जा रहा है। मैंने आपको स्पष्ट दिखा दिया कि झारखंड सरकार के पास साधन की कोई कमी नहीं, खजाना भरा पड़ा है, लेकिन आप अयोग्य हैं, आप खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने खर्चा करके दिखाया जब हमारी सरकार थी। ये सरकार खर्चा ही नहीं कर पा रही है, और जब खर्चा हो भी रहा है तो उसका हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है हम लोग? गलत बात है ये, बिल्कुल। आप भी देखिए, ये सिर्फ तू मैं की बात नहीं है। मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको कि अगर रामेश्वर उरांव जी या मुख्यमंत्री जी को आकर अपना बयान देना है, आंकड़ों के आधार पे बयान देना है, तर्क और तत्वों के आधार पे बयान देना है, वो जरूर दें। यही तो लोकतंत्र होता है। वो अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हम लोगों ने आज अपना पक्ष रखा है, और सिर्फ हम लोगों ने अपना पक्ष नहीं रखा है, हमने आंकड़े, तर्क और तत्व आपके सामने रखे हैं। आपको अभी सब हम लोग ये दे देंगे, आपके पत्रकार इसको महीनता से देखें। मैंने कहा ये तो हम लोग आपके सामने आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन आगे किसी और को अगर इस पे और डिटेल में जाना हो, इंटरव्यू लेना हो, गहराई में इसको समझना हो, हम लोग सब लोग उपलब्ध हैं। हमारे सब वक्ता उपलब्ध है, मैं उपलब्ध हूं, सब हमारा नेतृत्व उपलब्ध है, क्योंकि हम लोग सफाई से और विकास की राजनीति करते हैं, विनाश की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। सर, आप कितने जानकार हैं सर? पिछली सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे, इस बार कहां चूक हो गई आपकी योग्यता का सरकार सदुपयोग नहीं कर पा रही है केंद्र की सरकार? वित्त समिति में हम लोगों को बहुत जिम्मेवारी मिली है। हम लोग बहुत कुशलता से और सबकी सहमति से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, देश के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और आप सबको खुशी होगी जानकर कि सदन में कई सारी कमिटीज होती हैं,
बहुत सारी कमिटीज होती हैं। आज ही मुझे ये खबर प्राप्त हुई है कि वित्त समिति को उत्कृष्ट समिति का आज पुरस्कार भी मिला है। तो ये आपका जवाब है कि भाई हम लोग अपना काम बहुत कुशलता से और बहुत ईमानदारी से हम लोग कर रहे हैं सदा। जी जी, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात जी, की है, लेकिन उसमें जब इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न थोड़ा लेट से आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस पर आप क्या करेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने इसलिए मतकम्मा चौक से लेकर टोल प्लाजा की सड़क की बात की है। ये 2-3 वर्षों से ये मामला लंबित है, इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। वो सड़क आज बना दीजिएगा, आप देखिएगा कि व्यापार में और लोगों के काम में कितना फायदा आ जाएगा। तो जब सड़क बनती है, जब अस्पताल बनता है, जब कोल्ड स्टोरेज बनता है, तो उसका जो रिटर्न है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, एकदम फौरन मिल जाता है। और वो सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है, सड़क एक दिन की बात नहीं है। सड़क भविष्य में भी 10 साल 20 साल चलती रहेगी, कोल्ड स्टोरेज चलता रहेगा, अस्पताल चलता रहेगा। इसलिए तो उसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है, इसलिए उसका प्रभाव सिर्फ 1 रुपए का नहीं होता है, उसका 3 गुना होता है, 3 रुपए होते हैं। और विश्व भर में इसको माना जाता है। ये सिद्धांत है कि अगर आपको बजट में खर्चा करना है तो प्राथमिकता आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में देनी है, क्योंकि इससे जनता को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। और यहीं आप देखिएगा कि रुझान क्या आपको दिखा रहे हैं कि इस सरकार में कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाया चले जा रहे हैं। चाहे हम उसको पिछले वर्ष के मुकाबले देखें, चाहे हम जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले में देखें, दिखेगा आपको कि सब जो है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर पे, सैलरी पे खर्चा हो रहा है। लेकिन जहां आपको अस्पताल बनाना है, आपको सड़क बनानी है, आपको पुल बनाना है, वहां काम हो नहीं रहा है। ये हालत आई हुई है। सर एक सवाल है। कल प्रियंका जी ने कहा कि आतंकवाद इस देश में फिजूल का मुद्दा। मैं किसी और व्यक्ति पे इसे टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। आज हम लोग आर्थिक व्यवस्था पे, झारखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पे हम लोग अपनी बातें केंद्रित रखें। प्रदेश की सरकार ने पिछले कैबिनेट में जो सड़कें टोल टैक्स लेकर मैच्योरिटी होगा वहां पर निजी वाहनों से टोल टैक्स लेना मना कर दिया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कहा कि अब मैच्योरिटी हो गई, उतना पैसा आ गया, कम से कम निजी वाहन से ना ले। क्या झारखंड की ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि जिसका मैच्योरिटी हो गया, जिससे पैसे आ गए, वाहन ना ले? देखिए, ये भी जो मामला है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समझौता बनाकर कर सकती है। जैसे कि मैं आपको टोल प्लाजा की बात करता हूं, जो हम लोग का NH रामगढ़ से लेकर हजारीबाग तक है, 2-3 टोल प्लाजा हैं। अब राज्य सरकार चाहे वो कहेगी कि जिसका भी लाइसेंस प्लेट जो है वो झारखंड का है, उसको टोल हम लोग माफ कर देंगे और उसका जो टोल होगा वो हम दे देंगे। ये बिल्कुल राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार के पास अपार साधन है, साधन की कोई कमी नहीं है। प्रश्न ये है कि उस साधन का सदुपयोग कैसे किया जाए। ये हम लोगों को इसके बारे में आईना उठाकर इस सरकार को देखना है और जनता को ये प्रश्न पूछना है कि ये योग्य सरकार है कि अयोग्य सरकार है। ये सरकार काम करना जानती है कि सिर्फ कमाई करना जानती है। ये जनता को प्रश्न पूछना है और हमारी जिम्मेवारी है, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते, कि आईना हम उठाएं, जनता को ये सब बातें उजागर करके बताएं, क्योंकि हम लोग इनको महनता से, डिटेल से जानते हैं। हम लोग दिशा की बैठक में बैठते हैं, हम लोग देखते हैं कि सरकार के क्या काम हो रहे हैं। हम लोग DMFT की बैठक में बैठते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन कैसे काम कर रही है और काम नहीं कर रही है, और अगर काम कर रही है तो प्राथमिकता किन चीजों को दे रही है और इसके पीछे क्या कहानी, ये सब हम लोगों को मालूम है। इन बातों को छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग इन सबको आप सबके सामने, आपके समक्ष रखें, आपको बताएं, आंकड़ों के आधार पे, सिर्फ बरगलाने के लिए नहीं, लेकिन जनता को सच्चाई उजागर करना, यह हमारी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी पे हम लोग खड़े उतरे हैं और हम लोग करेंगे, चाहे वो बरी का मामला हो, चाहे ये वित्तीय मामला हो। जो सरकार में हो रहा है, जो सरकार की अकुशलता है, सरकार का जो एकदम असफल विफल काम हो रहा है, ये हम लोगों को दर्शाना हमारी जिम्मेवारी है। भाई साहब और भी प्रश्न पूछने दीजिए। और केंद्र सरकार बिना बोले ही राज्य सरकार का पैसा, जैसे कि DVC का, देखिए, जहां तक DVC का सवाल है, DVC के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का ये मतलब है कि जब आपका बकाया हो जाता है तो राज्य सरकार को पैसा देना ही देना है, ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में तय हो चुका है। और अगर राज्य सरकार वो पैसे नहीं देगी तो केंद्र सरकार का अधिकार है कि वो RBI में जो खाता है राज्य सरकार का, वहां से इन पैसों को विड्रॉ कर सकती है। ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र है। इसका उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं। आप झारखंड सरकार एक जिम्मेवार अगर कोई सरकार हो तो जो उनका बकाया है वो दें, DVC को दें, जिसमें DVC कोयला खरीदे। DVC कोयला खरीदेगी तो सप्लाई आएगा, बिजली का उत्पादन होगा, बिजली का उत्पादन होगा तो हम लोगों को रामगढ़ में, हजारीबाग में बिजली मिलेगी।
लेकिन जब आप जिम्मेवार सरकार के तहत आप कार्य अपना नहीं करना चाहते हैं तो जनता तो त्रस्त होगी, ये तो स्वाभाविक है, और जनता त्रस्त हुई है जहां तक बिजली का सवाल है। ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। ऐसे में अनेकों आपको और उदाहरण दे सकता हूं जिसमें आपको स्पष्ट नजर आएगा कि जो निर्णय लेने चाहिए, जो काम करने चाहिए, जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए, ये झारखंड सरकार आज के समय नहीं कर रही है। आज ही आपको मैं बता दूं कि रांची में जैसे रांची में हम लोगों ने प्रवेश किया और यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आने में मुझे 1.25 घंटा लग गया। ट्रैफिक की झारखंड की क्या हालत है, रांची में ट्रैफिक की क्या हालत है? कोई फ्लाईओवर बने हैं रांची में? इसी को तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब आप फ्लाईओवर नहीं बना रहे, ट्रैफिक को नहीं देख रहे, रिंग रोड आपका ठीक से नहीं बन रहा है, तो झारखंड सरकार कर क्या रही है? हम लोग सब इससे पीड़ित हैं और इसलिए हम लोगों को ये सब बातें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, और फिर हम लोगों को सरकार में दबाव बनाना चाहिए कि जन कल्याण के लिए जो आपको करना है, स्वास्थ्य के लिए करना है, सड़क के लिए करना है, फ्लाईओवर के लिए करना है, आप इसको अवश्य करिए। और लोगों से पूछे, और किसी का प्रश्न, और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, और नहीं है तो भाई साहब आप ही सबके लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं। समिति की बैठक हुई थी सर, उसमें राज्य सरकार की आपत्ति ये थी कि बैंकर जो है सीडी रेशियो का ग्राफ लगातार गिराती जा रहा है झारखंड में, और बैंक ऑफ इंडिया को फटकार भी आके वित्त सचिव ने, ये भी बरगलाने वाला मामला है। जब आपने अर्थव्यवस्था को इतना ठप कर दिया है, जब कोई निवेश नहीं हो रहा है झारखंड में, कोई उद्योग नहीं हो रहा है झारखंड में, तब क्रेडिट की जरूरत क्या है? आपने तो खत्म कर दिया ना हर व्यापार को, आपने तो खत्म कर दिया हर बिजनेस को। तो जब बिजनेस को ही आपने खत्म कर दिया, व्यापार को ये आपने खत्म कर दिया, तो फिर लोन की क्या जरूरत? इसलिए लोन का जो ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है। लेकिन आपके पास ना उद्योग नीति है, ना निवेश नीति है, आप बिजली देने को तैयार नहीं है। जो हमारे उद्योग वाले हैं हजारीबाग में, रामगढ़ में कितना करा रहे हैं, उनके पास बिजली नहीं है, वो डीजल से अपना चला रहे हैं और उसमें इतना उनका लॉस हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? वो क्रेडिट ले कैसे सकते हैं जब आप बिजली पे इतना खर्चा कर रहे हैं? तो ये सरकार की नीतियों के कारण सब व्यापार, सब बिजनेस को खत्म किया जा रहा है। कहां से हमारे बिजनेस लोन ले सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।